नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत पाक तनाव पर अमेरिका की नजर, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की सलाह। ड्रोन मामले में पाकिस्तान का रुख पड़ा नरम। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर राहुल गांधी के हमले तेज, बिल पारित न होने देने की चेतावनी। नरेंद्र मोदी ने कहा, मॉनसून सत्र में होगा मुकाबला। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब तक दर्ज किए 8 मामले। एफआईआर के नाम के बाद बीजेपी नेता गुलाब सिंह किरार पार्टी से निलंबित। कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। और हरारे T20 मैच में भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को 54 रन से हराया। टॉप ऑर्डर बैट्समैन के बाद गेंदबाजों ने दिखाया जलवा। और आइए देखते हैं पहली खबर। सीमा पर गोलीबारी से उपजे तनाव पर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने अब ड्रोन मामले पर अपने आरोपों पर चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ते हुए इसे अपनी फौज के पाले में डाल दिया। उधर अमेरिका ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई गोलीबारी पर चिंता जताई है और दोनों देशों को मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। इस बीच पाकिस्तान ने गोलीबारी मामले पर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी से अमेरिका चिंतित नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री जॉन कैरी इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। भारत के साथ वाणिज्यिक और रणनीतिक वार्ता की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली आई अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने उम्मीद जताई कि उफा की बातचीत के बाद दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे। You are hopeful about the relations between the two countries? Indeed, we are. We welcome the dialogue in UFA and next steps. उधर भारत के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान के रुख में नरमी आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने मार गिराए गए ड्रोन को भारत का बताने के दावे से किनारा कर लिया है। भारत ने इसे अपना जासूसी ड्रोन मानने से इनकार किया था। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक पर भी असमंजस बना हुआ है। अजीज ने कहा कि बातचीत के समय के बारे में कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं है। हालांकि गुरुवार को विदेश सचिव जयशंकर ने कहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है। एनएसए लेवल टॉक्स अभी तक तय नहीं हुए, माने एनएसए लेवल टॉक्स होने जो होंगी वो तय हुआ है, कब होगा वो तो पोस्टपोन की, माने द क्वेश्चन डजंट अराइज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस की उफा में हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से पिछले दिनों संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं के बीच माहौल बिगड़ता दिख रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ कैश न्यूज के संपादक भरत भूषण जी। हमारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मैं कहूँ कि कोई भी रहा हो, बातचीत की एक आहट सी दिखती है, उसके कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के बाद सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। और इस बार भी कुछ वही दिख रहा है। क्या कहेंगे, एक रवायत सी हो गई है, एक हिस्सा है या फिर कुछ और है? देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये कहना कि उफा में समझौता हो गया था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, ये बात भी सही नहीं है। एक लिमिटेड एंगेजमेंट की बात हुई थी। 5 चीज़ों पे जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया था। एक ये कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनकी मीटिंग होगी, कब होगी ये तय नहीं था। दूसरा ये कि डायरेक्टर जनरल BSF, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मिलेंगे। फिर ये था कि साहब जो मछुआरे पकड़े जाते हैं, जो अधिकतर गुजरात के होते हैं, उनको 15 दिन के अंदर छोड़ दिया जाए, और भारत भी छोड़ देगा जो कराची के मछुआरे हमने पकड़े होंगे। चौथा ये कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाया जाए। रिलीजियस टूरिज्म, यहाँ के हिंदू वहाँ के मंदिरों में जाना चाहते हैं, वहाँ के मुसलमान यहाँ की दरगाहों में आना चाहते हैं या अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। और 5वां ये हुआ था कि आगे देखेंगे मुंबई केस को, जो 26/11 का केस है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए तेजी से। अब इसमें कहाँ पे हुआ कि डायलॉग शुरू होने वाला है? इसमें तो कहीं डायलॉग की बात नहीं है कि जो
आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, कंपोजिट डायलॉग है, उन मुद्दों पे तो बातचीत की बात नहीं थी, न सियाचिन पे, न सर क्रीक पे, न कश्मीर पे, न डल लेक पे, न वुलर बराज पे, न पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे, न ट्रेड पे। तो कहाँ बातचीत शुरू होने वाली थी? बातचीत नहीं शुरू हो रही थी, खाली कुछ सुगबुगाहट सी थी कि जो मसला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, शायद वो बाहर निकल आए, थोड़ा बातचीत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ शक्तियां या तो उस तरफ है या इस तरफ है जो बातचीत नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि दोनों प्रधानमंत्री मिलके कुछ समझौता करें, हाथ मिलाएं, अच्छा मैसेज भेजें और एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो जाए। या तो कोई उस तरफ नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस मामले में आगे बढ़े, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना चाहे। मुझे नहीं चाहता, मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ उतनी जबरदस्ती से कंट्रोल करते हैं जितना कि कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से फायरिंग हुई होगी। हो सकता है उस तरफ से हुई हो। तो पर ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये बातचीत आगे बढ़े या माहौल सुधरे। और क्या ये भी लगता है भरत जी कि जब भी भारत पाकिस्तान की ओर से मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री स्तर में कहीं भी कोई मुलाकात होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, उसके बाद अचानक मीडिया में या फिर इंडायरेक्ट सोर्सेज के ज़रिए इस बात को हवा दी जाती है कि हम बातचीत आगे बढ़ेगी और अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं कहूँ कि बात बहुत अगर थोड़ी हो तो उसे बढ़ाकर एकदम सामने पेश कर दिया जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, मतलब थर्ड कंट्री में, तीसरे देश में। ये कहना कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है और वो शासन का षड्यंत्र है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहती है, मैं नहीं मानता हूँ। हमारी प्रेस जो है, जो 24 घंटे न्यूज़ दिखाना चाहती है, विशेषकर माफ करेंगे टेलीविजन चैनल्स, वो एक बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है, एक राक्षस की तरह है जिसको 24 घंटे कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। अब वो क्या खाता है, किसी चीज़ को भी खा जाता है। तो ये हमारे मीडिया की गलती है कि हर एक चीज़ को हम इतना बड़ा चढ़ा के कहते हैं। फायरिंग ही हुई है ना बॉर्डर पे, इससे अधिक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ मर गए कुछ लोग, लेकिन इससे कहना कि सब कुछ खत्म हो गया, बातचीत होगी ही नहीं और अब तो NSA जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे ही नहीं, ये भी तो गलत है। वही किसने कह दिया? अचानक एक मैं कहूँ कि सीमा पर फायरिंग होती है और जो कि एक नॉर्मल मैं कहूँ कि एक है उस सीमा पर, अगर कहूँ कि महीने में कई बार ऐसा होता है, उसके बाद अचानक मैं कहूँ कि एक हवा बनाने की कोशिश होती है कि बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान वापस अपने रंग में लौट चुका है। तो फिर ऐसे में बातचीत का संदेश, बातचीत को लेकर दोनों देशों के लोगों की भावनाएं, इन सब पर कहीं कुछ मैच नहीं करता। फिर मैच इसलिए नहीं करता कि हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल आम आदमी की ज़िंदगी से बिल्कुल कटा हुआ है, जुड़ा ही नहीं हुआ है। अगर मीडिया का बस चले तो हमारे जो एंकर हैं वो खुद जनरल बन के पहुंच जाए वहां पे लड़ाई करने। आपने देखा होगा कई चैनल पे तो ऐसे गुर्रा के बातें करते हैं कि जैसे भारत बोल रहा हो। भारत थोड़ी ऐसा कह रहा है, भारत एक बिल्कुल सोबर और संजीदगी से बात करने वाला देश है। लेकिन हमारे टीवी एंकर्स तो ऐसे नहीं है ना। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए कि जो लोग चाहते हैं कि लड़ाई हो। और अमेरिका के इस मामले पे सलाह एक रस्मदायगी भर दिखती है या फिर वाकई उसका इंटरेस्ट है कि दोनों देश अब शांति के साथ अपने डिस्प्यूटेड मसलों पर न सिर्फ आगे बढ़ें, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ा मसला रहा है जिसके चलते शायद अब सभी उस दर्द को झेलते नजर आते हैं। अमेरिका के क्यों इंटरेस्ट? क्या हमारा इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते आगे बढ़ें? हमारा इंटरेस्ट है। हमारे इंटरेस्ट को कोई तीसरा क्यों बताए? ये तो हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरे। हमारे रिश्ते तब सुधरेंगे जब टेररिज्म खत्म होगा। टेररिज्म पाकिस्तान अपने यहाँ खत्म करे तब हमारे रिश्ते सुधरेंगे। हम पाकिस्तान को ये आश्वासन दें कि हमारा कोई बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी बात मान ले, तब बातचीत आगे बढ़ेगी ना। अमेरिका जो कह रहा है या कोई और राष्ट्र जो आएगा वो यही तो कहेगा ना कि आपस में बातचीत करिए, द्विपक्षीय वार्ता से सब समझौता करिए। हम क्यों सोचते हैं कि अमेरिका हमको हमारे इंटरेस्ट के बारे में बताएगा? हमारा इंटरेस्ट शांति है, हमारा इंटरेस्ट कोई लड़ाई करना थोड़ी है। और शांति किस लिए चाहते हैं हम? क्योंकि हम अपने जो पड़ोसी देश है उनको वहां से हटा तो नहीं सकते ना, उनको चांद पे तो नहीं भेज सकते। उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ रहना है तो बना के चलना पड़ेगा। बना के चलेंगे तो हम सबका फायदा है। आप सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी अगर पूरा सार्क में ये सब टेंशन्स ना हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल भरत, जिस तरीके से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकार से ज़्यादा फैसलों में
आईएसआई या फिर सेना का कंट्रोल रहता है। क्या वाकई अभी भी हालात कमोवेश वही हैं और जिसके चलते आपको लगता है कि जो हर्डल्स हैं बातचीत के या फिर रिश्ते मधुर होने में वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है? देखिए, मैं पाकिस्तान करीब 2-3 साल से नहीं गया हूँ, तो अभी वहाँ पे क्या हो रहा है मैं तो खाली अखबारों से आपको कह सकता हूँ। लोग कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस नवाज शरीफ के आने के बाद अच्छे हो गए। पहले अच्छे नहीं थे लेकिन अब अच्छे हो गए, और अगर अच्छे हो गए हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी फौज और उनके जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक ही पेज पे हैं, वो एक ही जैसी बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हों जो इस बात से नाखुश हों, लेकिन जब ट्रेड की बात शुरू हुई थी तब भी फौज नवाज शरीफ के साथ थी, सरकार के साथ थी कि आप रिश्ते सुधारिए और भारत के साथ व्यापार बढ़ाइए। हर बार ये कहना कि एक अच्छा आदमी है वहाँ पे, गुड कॉप जिसको कहते हैं, और आर्मी बहुत खराब है, ये बहुत सिंपलिस्टिक है। पर ये बात भी सही है कि जहाँ तक पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी है और पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी है, उसमें वहाँ की आर्मी का हमेशा वर्चस्व रहा है और वो वर्चस्व बना रहेगा। लेकिन इसके बाद ये कह देना कि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है भारत के साथ रिश्ते ठीक हो, मेरे को लगता है ये सही नहीं है। पूरा सच नहीं है। भरत, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के बाद देखिए ईद मुबारक। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ रोए ਅਸੀਂ दिल्ली आया, कोई नौकरी वोकरी नहीं, कोई काम नहीं था, जेब में पैसा एक नहीं। रौ में है रक्स उमर, देखिए कहाँ समय, मेरे हाथ में ना लगाम है ना मेरे पैर हैं रकाब के अंदर, कहाँ रुकेगी कुछ मालूम। बेबाक बात, सीधी मुलाकात, इस बार खुशवंत सिंह के साथ। देखिए उनकी नजर उनका शहर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। आवाज की दुनिया का हसीन सितारा, इंसानियत है जिसका मजहब। मेरा मजहब इंसानियत है। अपने अपने मजहब में पक्के रहो, जिस मजहब में भी आपको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन दूसरा मजहब का एहतराम भी करो। सर झुका तो दिया, दिल कभी ना झुका। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ गायक हंसराज हंसी। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर मीडिया का कितना असर होता है। जो प्रतिक्रिया आती है मीडिया, उस पर सरकार में चिंतन तो होता है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में मीडिया का काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है। सरकार जो है अपने संकल्प पर दृढ़ होती है, तब मैं समझता हूं कि मीडिया का उतना असर नहीं पड़ता है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई, और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई।
भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से एजुकेशन इवॉल्व नहीं कर रहा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें जड़ से हिला दे। आम आदमी इतना जूझ रहा है अपनी रोज़ की ज़िंदगी से, तो मेरे को फिल्म बनाने के लिए जूझना मुझे कोई बड़ा बात, उसमें बड़ी बात लगती नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून को गरीब विरोधी बताया है। जयपुर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे। राहुल ने केंद्र और राज्य की वसुंधरा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को जनता के बीच जाकर काम करने की हिदायत दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषणों में भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से लाया गया बिल किसान विरोधी है और इसे मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को मदद करने में लगी हुई। जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कई कटाक्ष भी किए। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त शक्ति आई। क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद में विरोध की बजाय सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सरकार पर लगे आरोपों को भी खारिज किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े, और जब संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े, इसलिए हम चाहते हैं कि जन सरोकार है उसमें। हम चाहते हैं कि जो देश का गरीब है, देश का किसान है, देश का कमजोर तबका है, जो देश का विकास है, उसके रास्ते में किसी तरह के रोड़े न अटके। विपक्ष पर हमलावर तेवरों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रहने और जनता के बीच जाकर काम करने की हिदायत दी। राहुल ने राजस्थान में 2 दिनों के पदयात्रा के कार्यक्रम के दौरान किसानों और आम जनता से मुलाकात की। राजस्थान में अगले महीने निकाय चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में छुआछूत न होने पर जोर दिया है। जम्मू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद देश के लिए जीने वालों का सम्मान जरूरी है और इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता गिरिधारी लाल डोगरा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक छुआछूत से दूर रहने की जरूरत बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विरासतों को विचारधारा के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। हम जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनका काम नहीं है कि उनके लिए हम दीवार पैदा करें। हमारे लिए तो वो सभी महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों ने जिसके लिए, देश के लिए काम किया है, आदर और गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें कभी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में एक दूसरे की विरोधी विचारधारा के बावजूद सम्मान जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में अब हम यहाँ मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। लोकतंत्र का सहज गुणधर्म है, हर फोरम में अपनी बात होती है, लेकिन राजनीतिक छुआछूत नहीं चलती है। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनेता अपने गुणों के चलते विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। जब इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो फिर विचारधारा से हटकर भी आदमी कोई झिझक नहीं होती है,
उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम मामले में सीबीआई ने आज 3 नई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें एक केस मेडिकल छात्रा नम्रता दामोर और दूसरा पत्रकार अक्षय सिंह के मौत के मामले से जुड़ा हुआ है। व्यापम मामले में सीबीआई ने पिछले 5 दिन में 8 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यापम मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सीबीआई ने शुक्रवार को व्यापम मामले में 3 और मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक एफआईआर मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर की मौत से जुड़ी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नम्रता डामोर की मौत को आत्महत्या करार देते हुए जांच बंद कर दी थी। सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने कहा कि जांच एजेंसी हर मामले की पूरी तफ्तीश करेगी। What I am saying is that we are registering the cases. This is a time-taking process. हम cases register करते चल रहे हैं और investigation भी पूरी तरह से करते चलेंगे और हमारी investigation की जो reports होंगी वो honorable courts में होंगी और I am confident कि हम people की expectations पे, courts के expectations पे will be coming true. सीबीआई व्यापम मामले में अब तक 8 मामले दर्ज कर चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के सदस्य गुलाब सिंह किरार का नाम भी शामिल है। इसके बाद बीजेपी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। जो प्रक्रिया है वो अपना काम कर रही है और समय आने पर सब चीजें होंगी। देखिए, बीजेपी के सदस्य भी वो नहीं रहेंगे और जिस पद पे वो बैठे हैं वहाँ भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने गुलाब सिंह किरार के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो एक फेस सेविंग के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया, नहीं तो 2014 में जब किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होती है अब तक उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये कोई प्रदेश सरकार से पूछे। कांग्रेस व्यापम मामले को मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान उठाएगी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते इस मामले की जांच पर असर पड़ा है और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में व्यापम मामले की जांच की मांग की है। इस बारे में दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत बांग्लादेश सीमा पर 162 गलियारों में सरकारी सर्वेक्षण का काम खत्म हो गया है। इन गलियारों के 50,000 से ज्यादा निवासियों की राष्ट्रीयता को लेकर पसंद जानने के लिए सर्वेक्षण 6 जुलाई से शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते के तहत गलियारों की अदला बदली होनी है। बांग्लादेश में मौजूद 111 गलियारों के 37,369 लोगों में से सिर्फ 1,027 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीयता स्वीकार करने का फैसला किया है। वहीं भारत में 51 बांग्लादेशी बस्तियों के 14,000 से अधिक निवासियों में से किसी ने भी बांग्लादेश जाने की प्राथमिकता नहीं दी। सर्वे के इस काम को 75 संयुक्त दलों ने पूरा किया। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई, तो उत्तराखंड के कई शहरों में सड़कों पर पानी भरने से रास्ते बंद हो गए हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने से आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा। शेषनाग के पास करीब 5,000 तीर्थयात्रियों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में पानी भरने और भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कई जगह लोग फंसे हैं। हरिद्वार समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। केवल एक जगह की नहीं, आप पूरे हरिद्वार में चले जाइए, ये केवल 2 घंटे की बारिश का हाल है ना। अगर 2 दिन हो जाए तो लगता है पूरा हरिद्वार ही डूब जाएगा पूरा ही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। ये बारिश जो है अगले 4-5 दिन लगातार जारी रह सकती है और हैवी रेनफॉल जो है वो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो हैवी रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो बनी रहेगी। और जो हैवी बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स एंड लो हिल्स एरिया में हो सकती है।
इधर उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश का असर खाने पीने से जुड़ी चीजों की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में फल और सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को बैंक नोट के वाटरमार्क विंडो पर लिखने से परहेज करने की हिदायत दी है। आरबीआई का कहना है कि वाटरमार्क क्षेत्र असली और नकली नोट की पहचान के नजरिए से बेहद अहम है। इससे पहले भी आरबीआई ने करेंसी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 2001 में क्लीन नोट पॉलिसी लागू की थी। कई लोग शौकिया तौर पर नोटों पर अपना नाम लिख देते हैं। ये दिलचस्पी व्यापारियों में ज्यादा देखी जाती है। आरबीआई का नया निर्देश ऐसे लोगों के लिए संदेश है ताकि असली और नकली नोट में फर्क आसानी से किया जा सके। आरबीआई के गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वाटरमार्क विंडो में एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर होता है जो नकली नोट में नहीं होता। विंडो पर किसी तरह की छेड़छाड़ से उसकी ये विशेषता छिप जाती है और आम लोग असली नोट के एक फीचर से अवगत नहीं हो पाते हैं। इस वजह से लोग वाटरमार्क विंडो से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करें। आरबीआई का मानना है कि नोट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ उसके सुरक्षा मानदंडों को कमजोर कर देती है। हर बैंक के अंदर एक काउंटिंग मशीन है। वो जो मशीन है वो नोट्स को काउंट करती है। कोई भी चीज़ अगर वाटरमार्क के ऊपर अगर लिखी जाती है तो हालांकि वो नोट बेशक जेन्युइन हो, वो उसको भी वो बता देती कि ये ठीक नहीं है। क्लीन नोट पॉलिसी को जारी हुए करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन उस मकसद को अब तक हासिल नहीं किया जा सका है। हालांकि नोटों के स्टेपलिंग पर तो काफी हद तक रोक लगाने में कामयाबी मिली है, लेकिन लोगों में वाटरमार्क विंडो पर लिखने की आदत बरकरार है। रिजर्व बैंक को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए के गंदे या कटे फटे नोट चलन से हटाने पड़ते हैं। औसतन हर 5 में से 1 नोट हर साल हटाना पड़ता है, जिससे नोट की प्रिंटिंग लागत पर असर पड़ता है। नोट प्रिंट करने के लिए आपके 60-65 पैसे से लेकर 3 रुपए 15 पैसे तक उसका कॉस्ट लगती है एक एक नोट प्रिंट करने के लिए। और ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये तो हर एक टैक्स पेयर के जेब में से ही जा रहा है। रिजर्व बैंक कागज के नोट जल्दी खराब होने की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी में जुटा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने जिम्बाब्वे से पहला T20 मुकाबला 54 रन से जीत लिया है। 179 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 3 और हरभजन सिंह ने 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 178 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 64 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 33 और मुरली विजय ने 34 रन बनाए। रॉबिन उथप्पा ने नाबाद 39 रन बनाए। अक्षर पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं और हर तरफ जश्न का सा माहौल है। अरब देशों में आज ही ईद मनाई जा रही, जबकि बाकी दुनिया में ईद कल मनाई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सरकार ने 39 और दवाओं को मूल्य नियंत्रण सूची में दर्ज किया है। इसमें मधुमेह जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। दवाइयों की कीमत कम रखने के लिए मूल्य नियंत्रण सूची की व्यवस्था है। इस सूची में 500 से ज्यादा दवाइयों के नाम हैं। दिल्ली में चल रहे 130 स्त्री सशक्तिकरण केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक इन केंद्रों से जुड़ी सभी समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। राजधानी में चल रहे इन सामाजिक सुविधा केंद्रों में कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर इन महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर प्रदर्शन किया था। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 10 किसानों ने आत्महत्या की है। पिछले 6 महीने में कर्ज न चुका पाने के बाद राज्य में करीब 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। श्रीनगर के कुपवाड़ा जिले से सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। बरामद किए गए हथियारों में AK राइफल्स और मल्टी मशीन गन जैसे हथियार शामिल हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने छापेमारी की। नागालैंड के फेक जिले में असम राइफल्स और संदिग्ध NSCN उग्रवादियों के बीच फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों समेत 3 लोग घायल भी हो गए।
जमशेदपुर से पुलिस ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा कर दिया है। क्रेडिट कार्ड के भुगतान में 3 दिन की देरी पर अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस मामले में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।